का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। অসমৰ কৃষকসকলৰ বহুতেই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। কিছুমানৰ পথাৰত পানী আছে, কিছুমানৰ পানী অলপ অলপ আছে আৰু কিছুমানৰ খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি। ধানৰ পথাৰত যিসকলৰ পানী যোগানৰ সুবিধা আছে, তেখেতসকলে শস্যক পানী লাগিবনে নাই তাৰ পৰীক্ষা সহজ উপায়ে নিজেই ল'ব পাৰে। পানী প্ৰাণীৰ প্ৰাণ, গতিকে প্ৰতিটোপাল পানী যাতে অথলে নাযায় তাৰ বাবে সকলোৱে চেষ্টা চলাব লাগিব। শস্য পথাৰত পানীৰ স্তৰ বিশেষকৈ 1 ফুটৰ ভিতৰৰখিনি জনা যায়। জলসিঞ্চনৰ বাবে পানীৰ স্তৰ পৰীক্ষা হিচাপে 5 ইঞ্চিৰ পৰা 6 ইঞ্চি ব্যাসৰ 1 ফুট পলিথিনৰ পাইপ এডাল লৈ তাৰ তলৰ 6 ইঞ্চি পাইপখিনি 1 ইঞ্চি আঁতৰে কিছুমান সৰু সৰু ফুটা কৰি ল'ব। এতিয়া এই পলিথিনৰ পাইপডাল 4 গুছা ধানৰ মাজত পুতি দিব। এই পাইপৰ ভিতৰত দেখা পোৱা স্তৰটোৱে সাধাৰণতে পানীৰ স্তৰ বুজাব, যদিহে ফুটাকেইটা বন্ধ হৈ নাথাকে। গতিকে আহক 1 ফুট দীঘল পাইপৰ জৰিয়তে পানীৰ স্তৰ পৰীক্ষাৰ বিষয়ে কিছু কথা আন্তৰ্জাতিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ গুৱাহাটীৰ 6 মাইলস্থিত কাৰ্যালয়ৰ এপাৰ্টৰ আঁচনিৰ লগত জড়িত ৰেচিডেন্স কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু ইৰিৰ জ্যেষ্ঠ সহযোগী বিজ্ঞানী ডক্টৰ কনৱাৰ সিঙৰ পৰা জানি লওঁ আৰু পথাৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है ये प्लास्टिक का पाइप है जो लगभग 1 फीट का है। इस 1 फीट की जो पाइप है उसमें हम लोगों ने लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बराबर दूरी पे छेद किया है और एक छेद से दूसरे छेद की जो दूरी है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की है। तो ये जो पाइप है, इस पाइप के माध्यम से हम उन एरियाज़ में टारगेट कर सकते हैं जहाँ पर पानी की कमी है। ये एक वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें इस वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि जिन एरियाज़ में किसानों के पास पानी कम है, उनमें जहाँ पर वो फ्लड नहीं कर सकते खेत को बार बार, उन एरियाज़ में अगर इस पाइप का इस्तेमाल किया जाए तो ना केवल पानी की जो कमी है उससे बचा जा सकता है, बल्कि वाटर की जो एफिशिएंसी है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पाइप है, इस पाइप को हम लोग अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। एक तो ये है कि इस पाइप को खेत में उस जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव खेत हो, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहाँ पर लगाने के बाद आपको ये पता चल जाए कि इस पाइप के लगाने के बाद आपको पानी जो है कब सूखेगा, और पूरे खेत का आपको पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पर लगाने से मुझे पता चल जाएगा कि इस खेत में पानी की कमी इसी समय पर आएगी। ये कैसे हम लोग इसको जज करते हैं? इसमें 3 चीज़ें हैं बेसिकली जिसको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो इसको पाइप को बनाने का तरीका, इसको हम लोग प्लास्टिक की पाइप जिसका मुंह लगभग 15 सेंटीमीटर का हो, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का इसलिए रखते हैं कि इसको गाड़ने के बाद इसकी जो अंदर की मिट्टी है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जब मिट्टी को बाहर निकाल देंगे तो इसमें जो छेद हैं, उन छेद के माध्यम से आसपास का जो पानी है वो अंदर आता रहेगा। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखते हैं हम लोग कि इसको जब खेत में जब गाड़ते हैं तो 4 पौधों के बीच में गाड़ा जाता है। जो आसपास के जो 4 पौधे हैं उनके बीच में गाड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको गाड़ने के बाद हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेंटीमीटर नीचे लेके जाएं। 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे लेके जाओगे तो क्या होता है, जो हमारा जो हैरो जो चलता है या हमारे जो कल्टीवेटर यूज़ करते हैं उसकी जो रूट की जो लेंथ है वो वहीं तक जाती है जहाँ तक हमारा हैरो गया है। अगर इसको ज़्यादा नीचे गाड़ देंगे हम लोग तो उससे क्या होगा, ये गहराई नीचे हो जाएगी, और गहराई नीचे होने से जो पानी है
क्योंकि पानी रूट के जोन के नीचे चले जाएंगे हम लोग। जब रूट जोन के नीचे चले जाएंगे तो उसका हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें इसमें देखना होता है कि सबसे पहले जब खेत में जब हम पानी देते हैं तो पानी देने के बाद जब ये जो पाइप है, जितना खेत में पानी होगा वहीं तक ये पाइप भर जाएगा। धीरे धीरे पानी खेत में कम होगा तो पानी नीचे लेवल आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका खेत का पानी तो कम हो रहा है लेकिन पाइप का पानी कम नहीं हो रहा है, तो उस समय पे ये ध्यान रखें कि जरूर आपके जो छेद हैं या पाइप है वो सही से नहीं लगा है। उस समय पे आपको करना क्या है, पाइप को दोबारा उखाड़ना है और उस जगह पे लगाना है जहाँ पर आपकी मिट्टी जो है। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखें कि लगाते समय मिट्टी को दबाना नहीं है आसपास से। इस पाइप को जैसे वो जा रहा है ऊपर हैमर से प्लेट रख के और हैमर से जो है इसको धीरे धीरे दबाते रहें और ये पूरा 15 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो भी हमारा फ़ायदा नहीं है और ऊपर रहेगा तो भी हमारा फ़ायदा नहीं है। लेकिन पानी देने का जो समय है उसका सही आकलन करने के लिए, सही जजमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ में जो पानी है जब नीचे के लेवल पहुंच जाए उस समय किसान को ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर मेरा जैसे ही पानी आया है सबसे नीचे वाले लेवल पे, अब मुझे खेत में पानी देने की जरूरत है। আন্তৰ্জাতিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ ইৰিয়ে ধানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশৰ উন্নয়নৰ বাবে এপাৰ্ট অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰয়াস কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণ উল্লেখযোগ্য। বৰ্তমান পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে সকলোৱে জনা হৈছে যদিও আন বহুতো যন্ত্ৰ যেনে সোলাৰ বাবল ড্ৰায়াৰ হৈছে শস্যৰ বীজ সৌৰশক্তি চালিত বিচনীৰ জৰিয়তে প্ৰায় 25 মিটাৰ দীঘল আৰু 2 মিটাৰ দীঘল পলিথিনৰ বেলুন সদৃশ মোনাত ধান বা আন বীজ ভৰাই বতাহ চলাচল কৰি শুকোৱা হয়। সোলাৰ বাবল ড্ৰায়াৰৰ সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান হ'ল: ই কেৱল সৌৰশক্তিৰ দ্বাৰা চালিত হয়। ডাৱৰীয়া বতৰতো বীজ শুকুৱাব পাৰি। শুকুৱাৰ সময় সূৰ্যৰ পোহৰত লগা সময়ৰ লগত সদৃশ, কিন্তু ডাৱৰীয়া বতৰত 2 দিন সময় লাগে। ইয়াত বীজ বা গুটিবোৰ বৰষুণ, পশুপক্ষী, জন্তুৰ পৰা সুৰক্ষিত। গতিকে আহক এই গুটি বা বীজ শুকোৱা সোলাৰ বাবল ড্ৰায়াৰটোৰ বিষয়ে ইৰিৰ পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট এণ্ড ৰাইচ ভেলু চেইনৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত খান্দাই কি কয় শুনো। अभी हम लोग धान को सुखाने के लिए उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे। असम में धान को सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि साली सीजन में धान जब कटता है उस समय दिसंबर का महीना होता है, उस समय ठंड का ज़्यादा प्रकोप रहता है जिसके कारण धान सुखाने में बड़ा दिक्कत होता है। और उसके बाद जब बोरो धान कटता है उस समय कभी कभी बारिश भी आ जाता है। बारिश आने के कारण लोग जो ट्रेडिशनल मेथड में धान सुखाते हैं उसमें धान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्वालिटी भी नुकसान होता है और क्वांटिटी भी नुकसान होता है। इसलिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी है सोलार बबल ड्रायर। एक ईरी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई अलग सा कोई इलेक्ट्रिक पावर ऐसे यूज नहीं करके सोलार पावर को यूज करके सोलार पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं। उस बैटरी से हम लोग 2 ब्लोअर लगा होता है, वो 2 ब्लोअर को पावर दिया जाता है जिसके कारण अंदर में हम लोग धान रख के उसको सुखा दिया जा सकता है। ये सोलार बबल जो ड्रायर है ये 1 टन का भी अवेलेबल है और हाफ टन का भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो मशीन हम जो दिखा रहे हैं 1 टन का है। इसमें क्या है कि 4 उसका पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उस एरिया में हम लोग प्री हीटिंग एरिया है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसमें कोई धान नहीं रहेगा। तो प्री हीटिंग एरिया में जब सोलार पावर जो हम सूर्य का किरण जो पड़ता है उसके बाद वो हवा को गर्म करता है। वो गर्म हवा उसके बाद ब्लो करके अंदर में जो धान होता है उस धान को सुखाता है। यही टेक्नोलॉजी है जो कि डायरेक्ट सूर्य के किरण से ना सूख के गर्म हवा से धान को सुखाता है। तो जब हम ट्रेडिशनल मेथड में अगर सीधा सूरज से धान को सुखाते हैं उसमें क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है, जिसमें अंदर में चावल टूट जाता है। उसके बाद अगर हम जब मिलिंग करके धान को चावल बनाते हैं उसमें टूटा हुआ चावल ज़्यादा निकलता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू में अगर हम करते हैं तो आपका टूटा हुआ चावल कम निकलेगा। उसके बाद जो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम आगे जो है 1 टन धान को सुखाने के लिए 3 से 5 सेंटीमीटर मोटाई से धान को ऊपर में फैलाना पड़ेगा और बीच में आधा घंटा 1 घंटे के बीच में हम उसको मिक्स करते रहेंगे। और अगर हमको अच्छा क्वालिटी का धान को प्राप्त करना है तो हमको 1 घंटे पे 1% मॉइस्चर को रिड्यूस करना है। 1 घंटे पे 1% मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए अंदर में टेम्परेचर जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वो 42 से 45 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे गर्म हवा बनाता है, ब्लोअर गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो बाहर आउटलेट में एक ओपनिंग है, अगर हम उस ओपनिंग को खोल देंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका गर्म हवा थोड़ा सा डाउन हो जाता है और आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर आप इस तरह से बबल से करते हैं, अचानक बारिश भी आ गया
तो बारिश आने पे भी आपका धान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में कवर है। और जब तक आप इसे बबल चलाते रहेंगे तब तक आपका पानी अंदर में जाएगा नहीं। उसके बाद अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा धान बोरो सीजन साली सीजन में जब धान कटता है, कटने के बाद सुखाते दिसंबर में ठंड होता है। ठंड के कारण हमारा सूर्य का किरण इतना समय पर रहता नहीं है, तो मान लीजिए कि आपका जो 12 से 14% मॉइस्चर सूखना चाहिए वहाँ तक नहीं सूख पाया, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में फिर इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उसको ढक के रखते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक पंखा से रात भर ऐसे चलता रहेगा। तो आपको इकट्ठा करने की जरूरत, जब तक आपका नहीं सूखेगा तब तक आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। टोटल ऊपर हमारा 2 लेबर लग के आपका आराम से 1 टन धान को अच्छे से सुखा सकते हैं। ये ब्लोअर रात भर, एक ब्लोअर रात भर ये चलता रहता है। आपका टेम्परेचर उस समय आपका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ना बढ़ाएगा भी नहीं, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। जो आपने रात पहले दिन में आपका अगर 18% मॉइस्चर है, अगले दिन रात के बाद भी 18% मॉइस्चर में ये रहेगा धान। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी हम सोचते हैं कि ये बेस्ट फिटेड है आसाम के लिए। इसके अलावा इसमें सिर्फ आप धान की बात ना करके भी दूसरा क्रॉप को भी आप सुखा सकते हैं, जैसे कि आपका कोकोआ हो गया, या फिर कोई दलहन फसल हो गया, या फिर यहाँ पे आसाम में जैसे लोग चाहते हैं कि सुपारी को सुखाना चाहते हैं, तो इस टाइप का अलग अलग क्रॉप को भी आप इसमें सुखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आसाम में अभी हम लोग 2 यूनिट दिए हैं, और भी टेक्नोलॉजी हम इसको और प्रमोट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ताकि लोगों को धान सुखाने में दिक्कत ना आए। কৃষি যান্ত্ৰিকীকৰণত ধানৰ বাবে ব্যৱহৃত দুটিমান যন্ত্ৰৰ বিষয়ে ইৰিৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত খাণ্ডাই কি কয় শুনো। अपार्ट प्रोजेक्ट में हम लोग कौन कौन सा मशीन को प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर जानकारी लेते हैं। पहला मशीन है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इस मशीन के द्वारा धान की हम लोग सीधी बुआई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कोथिया बनाने की जरूरत नहीं है, धान को हम सीधा इस मशीन से हम बुआई कर सकते हैं। इसमें ये खास बात है कि इसमें इन्वर्टेड टी टाइप फोर ओपनर है, जिसमें हम धान को आराम से सीधी बुआई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मीटरिंग मैकेनिज्म है, 2 टाइप का मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, इंक्लाइन प्लेट होता है, फ्लूटेड रोलर होता है। इस 2 मीटरिंग मैकेनिज्म के थ्रू में हम लोग खाली धान की बात नहीं है, अलग अलग फसल को भी हम लोग इसमें बुआई कर सकते हैं। जैसे कि आपका दलहन फसल हो गया, मक्का हो गया, आपका सरसों हो गया, इस टाइप का अलग अलग फसल को हम बुआई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक फर्टिलाइजर डालने के लिए जो सुविधा है, इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म है, जिसमें एजिटेटर टाइप का मीटरिंग मैकेनिज्म है, जिसके कारण हम फर्टिलाइजर कभी रुकता नहीं है, और अगर ब्लॉक्स कुछ होता है तो इसे तोड़ के आराम से फर्टिलाइजर इसमें डल जाता है। ये मशीन जो है, इस मशीन से हम लोग धान से जो चावल बनाते हैं, चावल बनाने वाला ये मशीन है। ये मशीन का खासियत क्या है, पहले किसान यहाँ पे क्या करते थे, धान को लेके अपने गांव में कहीं पे एक राइस मिल, छोटा राइस मिल होता है, उस राइस मिल पे जाके धान लेके जाते थे। फिर वहाँ से चावल बनने के बाद चावल को फिर वापस लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका जो बाकी जो चाप्स होता है, वो चाप्स को वहीं पे छोड़ के आते थे। तो उसमें क्या होता था कि किसान को ज़्यादा खर्चा लगता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे चावल धान लेके जाओ, फिर चावल लेके आओ, ये खर्चा एक्स्ट्रा होता था। इस मशीन का फायदा ये है, ये ट्रैक्टर चालित है। ट्रैक्टर से हम लोग इस एक मशीन को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे हम लेके जा सकते हैं। तो किसान को धान को लाने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन धान को लेके, मशीन लेके धान के पास पहुंच जाएगा, किसान के पास पहुंच जाएगा। जब किसान के पास पहुंच जाता है, इस मशीन पे एक जगह पे हम लोग धान डालेंगे, ऑटोमेटिक ये धान को उठा के चावल बना के पॉलिश करके दे देता है। इसमें पॉलिशर भी आड़ है। और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि जो गांव लेवल पे हम लोग के पास राइस मिल है, उसमें स्टील रोलर लगा होता है। स्टील रोलर लगाने के कारण जब धान से चावल होता है, धान से चावल होना है मतलब कि एक उसको प्रेस करता है, प्रेस करने के टाइम में स्टील रोलर चावल को तोड़ देता है। लेकिन इस मशीन पे हम लोग रबर रोलर का सुविधा रखा हुआ है, जिस रबर रोलर के कारण जब भी ये धान को चावल बनाता है तो टूटने का चांसेस कम रहता है। अगर हम जैसे अलग अलग जगह पे हम लोग डाटा लिए हैं, हर जगह पे ये मिलता है कि 30 से 40% टूटा चावल निकलता है अगर हम स्टील रोलर यूज करते हैं। लेकिन इस मशीन को यूज करने से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% तक टूटा हुआ चावल निकलेगा। धान काटने के लिए हम जो मशीन खेत में यूज करते हैं उसको रिपर कहते हैं। ये मशीन रिपर है। जनरली आसाम में किसान हाथ से धान को काटता है, तो इसमें ज़्यादातर लेबर लगता है और ड्रजरी भी ज़्यादा होता है। उस चीज़ को आसान करने के लिए ये रिपर इंजन से, पेट्रोल इंजन से चलता है। और नीचे इसका कटर बार लगा होता है। कटर बार जनरली क्या कैंची टाइप का होता है। नीचे वाला हिस्सा एक समान रहता है, ऊपर वाला हिस्सा मूव करता है। जब ऊपर वाला हिस्सा मूव करता है तो उसके समय वो धान को काट लेता है। काटने के बाद यहाँ पे आपका स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है, जिसमें धान दबा रहता है। जैसे धान कटने के बाद ये वाला हिस्सा मूव करके आपको एक साइड में धान को गिराता जाता है। আপোনাৰ ধানখিনি খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি হৈছে নেকি? তেন্তে বিঘাই প্ৰতি 2 পৰা 3 কিলো MOP সাৰ প্ৰয়োগ কৰক।
এইখিনিতে ধান খেতিত শস্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া যতন সম্পৰ্কে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ দৰঙৰ শস্য ৰক্ষা শাখাৰ বিষয় বিশেষজ্ঞ বনশ্ৰী মেধিয়ে কি কয় শুনো। আমি ধান সঠিক সময়ত ৰুলে আমি মজা খোৱা পোকৰ পৰা বহুত মানে ভালকৈ নিয়ন্ত্ৰণ পাব পাৰোঁ। আৰু নেক্সট আমাৰ কি হৈছে, ধানখিনি আমি একে সময়তে একে ঠাইত ৰুব পাৰিলে চিংকৰনাইজিং যদি আমাৰ ধানৰ হয় তেতিয়া আমি বহুত ধৰণ পোকৰ পৰা আমি নিয়ন্ত্ৰণ পাওঁ। আৰু আমাৰ বীজ শোধন এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়। আমাৰ বীজ শোধন আমি কাৰ্বেণ্ডাজিম বা আমাৰ কাৰ্বেণ্ডাজিম আৰু ক্ল'ৰপাইৰিফছ এইবিলাক আমাৰ ভেঁকুৰনাশক আৰু কীটনাশক দৰৱৰ দ্বাৰা আমি বীজ শোধন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পৰিমাণ হৈছে আপোনাৰ কাৰ্বেণ্ডাজিম 2 গ্ৰাম প্ৰতি কেজি বীজত প্ৰতি লিটাৰ পানীত আমি যদি 4 পৰা 5 ঘণ্টা যদি আমি ডুবাই পিনে আমি বা অভাৰনাইট আমি যদি ৰাখোঁ তেনেকৈ আমি আমাৰ ধানত হোৱা বেমাৰ আজাৰ আৰু লগতে ধানত হোৱা পোক পতংগৰ পৰা আমি নিয়ন্ত্ৰণ পাওঁ। আৰু আমি জৈৱিকভাৱে যদি আমি খেতি কৰোঁ, সেই জৈৱিকভাৱে খেতি কৰিলে আমি জৈৱিক আমাৰ ভেঁকুৰনাশক চুডোমোনাছ ফ্লুৰোচেন্স বা বায়'ফৰ বুলি যিটো আমি পাওঁ, সেইটো আমি প্ৰতি কেজি চিডত আমি যদি 8 গ্ৰামকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটোৱে আমাক 30 দিনলৈকে ধানত হ'বলগীয়া ব্লাষ্ট আদিৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ দিয়ে। আৰু তাৰ লগতে আমি যদি বীজখিনি শোধন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো আমাৰ কঠীয়াখিনিৰ শিপাখিনি শোধন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে আমাৰ যদি আমি ক্ল'ৰপাইৰিফছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো 2 গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ পানীত, আৰু তাৰ লগত আমি 10 গ্ৰাম যদি ইউৰিয়া দিব লাগে, আৰু সেইটো আমি আধা ঘণ্টা যদি ডুবাই তিয়াই ৰাখোঁ শিপাখিনি, তেনেকৈ আমি 30 দিনলৈকে আমাৰ মজা খোৱা পোক বা টোপলি কটা পোক এই পোকবিলাকৰ পৰা আমি আমাৰ মেইন ফিল্ডত আমি নিয়ন্ত্ৰণ পাওঁ। গতিকে কৃষকসকলে নিজৰ পথাৰডৰাত সঘন পৰিদৰ্শন কৰি পানী যোগান, পটাছ সাৰ প্ৰয়োগ আৰু পৰিস্থিতি বুজি শস্য ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহে ধান ভঁৰাললৈ আনিব পাৰিব। শাক পাচলিত শৰীৰৰ পুষ্টি সাধনৰ বাবে লাগতিয়াল মৌলসমূহ যেনে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ লৱণ ইত্যাদি যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। তিয়ঁহতো কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, খনিজ লৱণ, ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে ইত্যাদি যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। পানী জমা নোহোৱা ওখ ৰ'দ ঘাই বালিচহীয়া মাটি তিয়ঁহ খেতিৰ বাবে উপযোগী। অৱশ্যে জৈৱিক সাৰ, গোবৰ বা পচন সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পলসুৱা আলতীয়া মাটিতো ইয়াৰ খেতি কৰিব পাৰি। তিয়ঁহৰ উন্নত সঁচবোৰ হৈছে চাইনিজ গ্ৰীণ, পোচা সংযোগ, পইনচেটি, AAUC 1, AAUC 2, AAUC 3 আৰু AAUC 4। এইবিলাক উন্নত জাতৰ উপৰিও আজিকালি কৃষকসকলে বজাৰত উপলব্ধ হোৱা বিভিন্ন বৰ্ণসংকৰ বা হাইব্ৰিড জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰিও তিয়ঁহৰ খেতি কৰা দেখা যায়। তিয়ঁহৰ ৰোপণ সামগ্ৰী হ'ল বীজ। প্ৰতি বিঘা মাটিত তিয়ঁহৰ খেতি কৰিবৰ বাবে আৱশ্যকীয় বীজৰ পৰিমাণ হ'ল 300 গ্ৰাম, অৰ্থাৎ প্ৰতি হেক্টৰ মাটিৰ বাবে 2.5 কিলোগ্ৰাম বীজৰ প্ৰয়োজন হয়। সাধাৰণতে বছৰটোত 2টা সময়ত তিয়ঁহৰ খেতি বেছিকৈ কৰা দেখা যায়। বসন্তকালত অৰ্থাৎ চ'ত বহাগ মাহত ফল চপাবৰ বাবে কৰা খেতি আৰু গৰমকালি অৰ্থাৎ জেঠ আহাৰ শাওণ মাহত ফল চপাবৰ বাবে কৰা খেতি। অৱশ্যে বৰ্ষাকালিত কৰা তিয়ঁহৰ খেতিৰ পৰা আহিন মাহ পৰ্যন্ত ফল ছিঙিব পাৰি। তিয়ঁহ খেতিৰ কৃষি পদ্ধতি সম্পৰ্কে চামগুৰি কৃষি চক্ৰৰ অন্তৰ্গত কুহুমতলী এলেকাৰ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়ক দুৰ্গেশ্বৰ দাধৰাই চমুকৈ আমাক এইদৰে কয়। আপোনাৰ এলেকাটোত কি কি খেতি কৰা হয়? মোৰ এলেকাটোত ইয়াত বেছি চব্জিখিনিয়ে হয়, শাক পাচলি। ধান খেতিটো কম হয়। কিয়? ধান খেতি মানে ইয়াত বাম মাটি বেছি, আৰু পানীটো তেনেকৈ চাৰি চাইডে নদী আছে, পানীটো গুচি যায়, ধানৰ কাৰণে পানীটো নাপায় ইমানখিনি। সেইকাৰণে শাক পাচলি খেতিটো ইয়াত বেছি হয়। আচ্ছা, ইয়াত কি কি শাক পাচলি কৰে? ইয়াত ভাত কেৰেলা, কুন্দুলি, তিয়ঁহ, তাৰপিছত আকৌ তুৰৈ আৰু পটল, চাংজাতীয় বেছি খেতি হয়। মূলাও কৰে মাজে মাজে, তাৰপিছত বন্ধাকবি কৰে, ফুলকবি কৰে। আচ্ছা, ইয়াততো এতিয়া তিয়ঁহ খেতি কৰাও দেখিছোঁ যথেষ্ট কৃষকে। এই তিয়ঁহ খেতি কৰিব যাওঁতে কৃষকসকলে কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অলপ কওকচোন। তিয়ঁহ খেতি কৰিব যাওঁতে কৃষকসকলে প্ৰথমতে ধৰি লওক
বীজটো চিলেকশ্যন কৰি লয় তাৰপিছত বীজটো লগাই সিহঁতে সেই বীজটো এটা ট্ৰেমাত এটা গিলাচৰ হেৰিত তাত তিয়াই পেলাই গাছটো আনি লয় আনি লোৱাৰ পিছত সেইটো লগাই দিয়ে তাৰপিছত তাত আৰু মানে হেৰি কিছুমান সাৰ দিয়া গোবৰ আছে গোবৰ দিয়ে তেনেকৈ এইখিনি দিয়ে। আচ্ছা তিয়ঁহ খেতিৰ আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পৰ্কে কওকচোন। তিয়ঁহ খেতিটো কৰে মানে চব্জিৰ লগত এইটো এটা সেউজীয়া হেৰি হয় আৰু ইয়াৰ তিয়ঁহ খেতিটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিটো চাটনি লাগে বা ভেজিটেবল হিচাপেও হয় কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰসাদৰ কাৰণে কেঁচা চব্জিও নিয়ে সেইকাৰণে তিয়ঁহ খেতিটো বেছি কৰে অলপমান। তিয়ঁহ খেতি কৰিব যাওঁতে কৃষকসকলে কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে? তিয়ঁহ খেতি কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে তেখেতসকলে ফুলটো যেতিয়া আহে এই ফুলটো চৰাই চিৰিকটি আহে তাৰ কাৰণে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু কিছু পোক তাত লাগে সেই পোকৰ কাৰণে অলপ সাৱধান হ'ব লাগে। অঁ আৰু কি ইয়াতে তেওঁলোকে সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে নকৰে? সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰে সাৰ দিয়ে ইউৰিয়া পটাছ ছুপাৰ আৰু পচন সাৰ দিয়ে। পচন সাৰ দিয়ে নহয়? পচন সাৰ বা পচন সাৰ দিলে কি লাভ হয়? পচন সাৰ দিলে মাটিটো তাৰমানে ইউৰিয়া সাৰৰ লগত মিক্স কৰি দিলে মাটিটো ভুৰভুৰীয়া কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পোখা মেলিবলৈ হেৰি শিপা মেলিবলৈ অলপ সুবিধাও পায়। আচ্ছা এতিয়া এই তিয়ঁহ খেতি প্ৰথম ৰোৱাৰ পৰা কিমান দিনৰ পিছত ফল আহে? প্ৰথম ৰোৱাৰ পিছত 60 দিনৰ ভিতৰত আহে আৰু আহে। এতিয়া এইজন কৃষকৰ তাত যিজন আহিছোঁ তেওঁ কেইবিঘা কৰিছে? তেওঁ 1.5 বিঘা কৰিছে। কি জাত কৰিছে? এইটো চন্দামা চন্দামা অঁ হাইব্ৰিড। আচ্ছা এই তেওঁলোকে এইবিলাক ক'ত বেচিব? ইয়াত লোকেল ঘৰৰ পৰা বেপাৰী আনে আৰু এনেই ছাপ্লাই দিয়ে অইনলৈ। ইয়াত কি কি বজাৰ আছে? ইয়াত চামগুৰি বজাৰ আছে শিৱস্থান বজাৰ আছে আমবাগান বজাৰ আছে আকৌ নগাঁও নিয়ে তেজপুৰো নিয়ে। এতিয়া কিমান চলি আছে ইয়াত? এতিয়া পাইকাৰী ইয়াত 30 টকা কেজি চলিছে। পাইকাৰী নে খুচুৰা? খুচুৰাত। আৰু পাইকাৰীটো সেনে 20 টকা 15 টকা তেনেকৈ দিয়ে। উন্নত আৰু বৰ্ণসংকৰ জাতৰ সঁচৰ ব্যৱহাৰ আৰু আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তিয়ঁহ তথা আন শাক পাচলিৰ খেতি কৰিলে কৃষকসকল লাভৱান হ'ব পাৰিব। किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर राज को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत को जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।